क्या आपने इस चीज़ पे ध्यान दिया है? हमारी पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है पर हमारी लोकसभा और विधानसभा की सीट्स बढ़ नहीं रही हैं। आखिर ऐसा क्यों है? होना तो ये चाहिए, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी बढ़ने चाहिए, बट ये सीट्स फिक्स हैं। सो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इस तरह की सीट्स को कौन बॉडी फिक्स करती है, कौन इसको गवर्न करता है, आज हम इस वीडियो लेक्चर में यही सब डिस्कस करने वाले हैं। सो हम बात करने वाले हैं डिलिमिटेशन की। सो वेलकम एंड वेलकम बैक यू ऑल टू लॉ विद फ्लो। आज का हमारा टॉपिक है डिलिमिटेशन कमीशन। अब हम इस वीडियो लेक्चर में सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। डिलिमिटेशन कमीशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविज़न कहाँ दिए हुए हैं, इसके पास कौन से वर्क हैं और इसकी पावर्स क्या हैं, इसको फॉर्म करने के पीछे ऑब्जेक्ट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, अब तक ये कमीशन कितनी बार कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है, और इसके साथ जो अपकमिंग डिलिमिटेशन कमीशन है उसके पास क्या प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ेंगी उसको। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डिलिमिटेशन का कमीशन। सो डिलिमिटेशन एक ऐसा एक्ट है जिससे हम लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब लोकसभा और विधानसभा की जो सीट्स हैं उसको फिक्स करते हैं। उससे फिर ये डिसाइड करते हैं किन सीट्स पे इलेक्शन होगा, कौन सी सीट्स पे नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स आएंगे, ये सब इस कमीशन के थ्रू ही फिक्स किया जाता है। और इस कमीशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, इसका काम है कि स्टेट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये डिवीज़न इस तरह से होना चाहिए कि हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पब्लिक है उसका नंबर सेम होना चाहिए। मतलब अगर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोग रहते हैं तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी 100 लोग रहते हों, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट निकलेगी। मतलब इन 100 लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इस तरह से डिवीज़न होगा एक स्टेट का छोटे छोटे हिस्सों में, जिसको हम बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पॉपुलेशन है वो सेम होनी चाहिए। और उसके साथ इस डिलिमिटेशन कमीशन का काम है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का रिजर्वेशन होता है लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उस रिजर्वेशन को भी ध्यान में रखे और उस तरह से सीट का नंबर फिक्स करे और सीट्स को रिजर्व कैटेगरी में डाले। वो सारे काम डिलिमिटेशन कमीशन के होते हैं। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविज़न कहाँ दिया हुआ है। सो आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं। आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग लोकसभा और आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जो सीट्स हैं वो हर सेंसस के बाद, मतलब हर जनगणना के बाद ये जो सीट्स हैं वो फिर से एडजस्ट की जाएंगी, क्योंकि आपको पता है हर जनगणना से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी हुई निकलती है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव का नंबर भी तो बढ़ना चाहिए। तो इसलिए ये रूल फिक्स किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि हर जनगणना के बाद ये जो सीट्स हैं इनको फिर से रीएडजस्ट किया जाए। और इन सीट को रीएडजस्ट करने के लिए एक कमीशन फॉर्म की गई है, एक बॉडी फॉर्म की गई है जिसको हम बोलते हैं डिलिमिटेशन कमीशन। सो डिलिमिटेशन कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि इस बॉडी को डिलिमिटेशन एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। और इस बॉडी को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो पर्पज़ है वो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, मतलब विधानसभा और लोकसभा में जो सीट्स हैं वो एडजस्ट करना, रीएडजस्ट करना। और जो इस कमीशन के मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब इस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं और चलिए देखते हैं। तो एक 3 मेंबर्स कमीशन है जिसमें एक मेंबर होंगे रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दूसरे मेंबर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो उनके थ्रू नॉमिनेट किया हुआ कोई अदर इलेक्शन कमिश्नर। और थर्ड नंबर पे इसमें होते हैं स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर। अब इसमें जिस स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करके उसकी सीट्स एडजस्ट की जा रही हैं उस स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे। उसके साथ इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस कमीशन का फॉर्म करने का ऑब्जेक्ट यही है कि हर स्टेट को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। मतलब पॉपुलेशन के बिहाफ पे जिसकी जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन उस स्टेट की लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में उतनी ही रिप्रेजेंटेशन हो। और हर साथ इस लिमिटेशन का ऑब्जेक्ट है कि एक वोट की एक वैल्यू हो। और इसका ऑब्जेक्ट है ज्योग्राफिकल एरियाज़ का फेयर डिवीज़न करना, जिससे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन इक्वल हो और हर किसी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके।
और इसके साथ इस तरह से डिवीज़न करना कि जो रेशो है पॉपुलेशन की और कॉन्स्टिट्यूंसी की जो सीट अलॉट की गई हैं वो रेशो सेम रहे थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ ईच स्टेट। डिलिमिटेशन कमीशन के पास पावर्स क्या है, चलिए ये देखते हैं। तो ये कमीशन इतनी पावरफुल है, इसके एक्ट को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और ये जो भी डिसीजन देगी वो फाइनल होगा। अब डिलिमिटेशन कमीशन अब तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूट की जा चुकी है। फर्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1951 के सेंसस के बेस पे 1952 में। सेकेंड डिलिमिटेशन कमीशन को 1961 की सेंसस के बेस पे 1963 में फॉर्म किया गया था। फिर थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन आई जिसको 1971 के सेंसस के बेस पे 1972 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। अब थर्ड डिलिमिटेशन कमीशन में ध्यान देने वाली बात है 1973 से 2001 तक कोई डिलिमिटेशन कमीशन को फॉर्म नहीं किया गया और जो सीट्स थी वो 1971 के सेंसस के डाटा के हिसाब से फिक्स की हुई थी। अब कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बनी तो हम 1971 के सेंसस से जनगणना से जितने भी पॉपुलेशन थी उसके बेस पे हमारी सीट्स फिक्स थी। उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1976 जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। ये कहा गया था रीएडजस्टमेंट होगा जब प्रेसिडेंट ऑर्डर करेंगे और तब तक जो 1971 के सेंसस के डाटा के बेस पे रीएडजस्टमेंट किया हुआ है, सीट्स फिक्स हैं, उन्हीं के बेस पे इलेक्शन कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद 2002 में फोर्थ डिलिमिटेशन कमीशन बनी जो 2001 के सेंसस यानी कि जनगणना के ऊपर बेस था जिसका डाटा, और 2001 की जनगणना के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज को तो दोबारा से रीएडजस्ट किया गया, पर जो सीट्स थी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की उनको 1971 के सेंसस के डाटा के बेस पे ही फिक्स रखा गया। फिर आया टी4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में और उसमें कहा गया जो भी सीट्स फिक्स हैं जो 1971 के डाटा के अकॉर्डिंग फिक्स हैं लोकसभा और विधानसभा के उन सीट्स को 2026 तक फिक्स ही रखा जाएगा। 2026 तक कोई भी रीएडजस्टमेंट नहीं होगा और कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जाएगी, क्योंकि ये बार बार बड़ा डिस्टर्बिंग चीज़ थी कि आप हर 10 साल में सीट्स को रीएडजस्ट करो। तो 2026 तक 2026 तक ये सीट्स फ्रीज की जा चुकी हैं। तो अब 2026 आने ही वाला है, मतलब नई डिलिमिटेशन कमीशन बनने वाली है। अब यहाँ सवाल उठता है सीट्स को फ्रीज क्यों किया गया 2026 तक। तो इसके पीछे जो एक्चुअल मोटिव था वो था स्टेट्स को पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एनकरेज करना, क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है पर आपकी सीट्स लोकसभा में फिक्स हैं, रिप्रेजेंटेशन आपका उतना ही है। अब ज़्यादा सीट्स है तो रिप्रेजेंटेशन फिक्स है, मतलब आपका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है, और जिन स्टेट्स की पॉपुलेशन कम है उनकी भी सीट्स फिक्स हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरह से जो स्टेट्स हैं उनको पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए एनकरेज करना, फर्स्ट मोटिव। सेकंड वन इज़ ये मेक श्योर करना जो स्टेट्स हैं जिनकी हायर पॉपुलेशन है सिर्फ उनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन ना मिले, जो स्टेट जिनकी कम पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन कंट्रोल के ऑब्जेक्ट को जो स्टेट अचीव कर पा रहे हैं उनको भी रिप्रेजेंटेशन इक्वल मिलना। और अगर हम बार बार सीट रीएडजस्ट करेंगे तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन बढ़ेगी उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा और ये पॉपुलेशन कंट्रोल का गोल कहीं ना कहीं डिफीट होगा। अब हमारी जो अपकमिंग डिलिमिटेशन कमीशन है उसके पास क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो आपको पता है जो सदर्न के स्टेट हैं जिसमें केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है, और नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं उन्होंने भी अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की है। तो उनको इस तरह से लोकसभा और विधानसभा में कम रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, क्योंकि पॉपुलेशन के बेस पे जब दोबारा से सीट रीएडजस्ट की जाएंगी तो जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन उसको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंटेशन देते हैं ज़्यादा और सीट्स को रीएडजस्ट करते हैं तो जो पॉपुलेशन कंट्रोल का गोल था जिसकी वजह से सीट्स को फिक्स किया गया था वो कहीं ना कहीं डिफीट होगा, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपकमिंग डिलिमिटेशन कमीशन के लिए। सेकेंड वन इज़ जो स्टेट पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, जैसे यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, उनको अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से ऑटोमेटिकली ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। जो पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम की थीम है उसको पूरी तरह से डिफीट करेगा, मतलब उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने की वजह से रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा मिलेगा, जो कि नहीं होना चाहिए।
और जो 1901 के सेंसस के बेस पे जो इतने टाइम तक के लिए सीट्स फ्रीज थी, इसका भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है, जो हमारा डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करना है और सीट्स को रीएडजस्ट करना है, इसको हम एक और अमेंडमेंट करके आगे तक के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब इसको पोस्टपोन कर सकते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम के मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जब पॉपुलेशन कंट्रोल का गोल अचीव हो जाए तब हम दोबारा से डिलिमिटेशन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करके सीट्स को रीएडजस्ट कर सकते हैं। तब तक हम 1971 के डाटा के अकॉर्डिंग ये सीट्स को फ्रीज करके रख सकते हैं और इसके साथ हम जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको एम्पावर कर सकते हैं, जिससे हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल का गोल भी डिस्टर्ब ना हो। जो बड़ी हुई पॉपुलेशन है उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, लोकल बॉडीज़ को और पावरफुल बना के उसकी प्रॉब्लम्स को भी टाइम टू टाइम टैकल किया जा सके। ये किया जा सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, डिलिमिटेशन कमीशन। आई होप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ट्यून टू लॉ विद फ्लो। टेक केयर, बाय बाय।